हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रतिज्ञा क्लासेस के इस चैनल पे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि रेडियोलॉजी और एक्सरे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं या फिर उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना रुके इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है व्हाट टाइप ऑफ एक्सरे इंटरैक्शन विद मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट के लिए एक्सरे इंटरैक्शन का कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो कि कॉम्पटन इफेक्ट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक्सरे इंटरैक्शन को समझते हैं। किसको समझेंगे हम? एक्सरे इंटरैक्शन को समझते हैं। एक्सरे इंटरैक्शन क्या होता है कि भाई जब एक्स रेज हमारी जो है एक्स रेज किसी भी फोटोन के साथ में क्या करती है, इंटरैक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सरे इंटरैक्शन बोलेंगे। क्या बोलते हैं? एक्स रेज जो है हमारी किसके साथ इंटरैक्ट करेगी? फोटोन से इंटरैक्ट करेगी। फोटोन से क्या करेगी? इंटरैक्ट करेगी। इंटरैक्ट करेगी, उसके कांटेक्ट के अंदर आएगी। कांटेक्ट में आने के बाद जो हमारा फोटोन है उसको कुछ एनर्जी मिल जाएगी, है ना। क्या मिलेगी उसको? एनर्जी मिलेगी। इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने बोला है एक्सरे इंटरैक्शन। अब जब ये एक्स रेज फोटोन के साथ इंटरैक्ट करती है तब दो चीज़ें होती है। वो दो चीज़ें क्या होती है? पहली चीज़ तो होती है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो क्या मिल गई है? एनर्जी मिल गई है। और कुछ हमारी जो एक्स रेज है, कुछ एक्स रेज क्या करेगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, स्कैटर कर जाएगी इन अदर डायरेक्शन। तो कुछ हमारी एक्स रेज क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी या क्या कर जाएगी? स्कैटर कर जाएगी इन अदर डायरेक्शन। दूसरी डायरेक्शन के अंदर क्या कर जाएगी? वो फैल जाएगी इन अदर डायरेक्शन। तो ये तो हमने पढ़ लिया एक्सरे स्कैटरिंग। अब ये पूरी चीज़ हो किस वजह से रही है? ये पूरी चीज़ हो रही है हमारी इन इलास्टिक कोलिजन की वजह से। किसकी वजह से हो रही है? इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, है ना जी। क्या हो रहा है? कुछ एक्सरेज क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट बैक कर रही है इन अदर डायरेक्शन। और ये जो रिफ्लेक्ट कर रही है ना, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस्ड एनर्जी मतलब जो एक्सरे आ रही थी उस फोटोन से टकराने के बाद जब वो स्कैटर कर रही है तब उसकी एनर्जी क्या हो रही है? कम हो जा रही है। इस चीज़ को, इस कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस दे रखे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, कोहेरेंट स्कैटरिंग या फिर इनइलास्टिक स्कैटरिंग। अभी बताया है एक्सरे इंटरैक्शन के अंदर कॉम्पटन इफेक्ट जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? इनइलास्टिक स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज योर इनइलास्टिक स्कैटरिंग। दूसरे ऑप्शंस भी चलिए देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और वो जितनी एनर्जी मिलेगी उस एक इलेक्ट्रॉन को ही मिलेगी। तो सारी एनर्जी ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो सारी एनर्जी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। पेयर प्रोडक्शन की बात करें तो पेयर प्रोडक्शन हमको हायर एनर्जीज के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? इन हायर एनर्जीज। हायर एनर्जीज के अंदर देखने को मिलेगा। हायर एनर्जीज ये होनी कितनी चाहिए? ये होनी चाहिए या तो लगभग, नहीं तो लेस देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है जी, तब हमको क्या देखने को मिलेगा? पेयर प्रोडक्शन वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा। इससे होगा क्या? इससे एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। पेयर का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है जी। और कोहेरेंट स्कैटरिंग की अगर हम बात करें तो कोहेरेंट स्कैटरिंग के अंदर एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है ना। तो नो एनर्जी लॉस। ठीक है जी।
तो इसका आंसर सिंपली हमने क्या देखा, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है जी, आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जुडेट व्यू इज डन फॉर। जुडेट व्यू किसके लिए किया जाता है? शोल्डर जॉइंट के लिए किया जाता है, पेल्विस के लिए किया जाता है, नी जॉइंट के लिए किया जाता है, या फिर रिस्ट जॉइंट के लिए किया जाता है? सबसे पहले जुडेट व्यू समझते हैं। जुडेट व्यू क्या है? एक हमारा कह सकते हैं कि आप क्या हो, रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर हो, प्रोसीजर जिसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, यूज्ड टू विजुअलाइज एसिटाब्यूलम है ना जी। जुडेट व्यू एक ऐसा रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, एसिटाब्यूलम देख सकते हैं। ये एसिटाब्यूलम क्या है? एसिटाब्यूलम है सॉकेट ऑफ हिप जॉइंट। हिप जॉइंट का क्या है? सॉकेट है। इस जुडेट व्यू के अंदर मिनिमम एंगल अगर हम देखें तो 45 डिग्री के एंगल पे ओब्लिक व्यू हमको देखने को मिलता है। लिख देते हैं, जुडेट व्यू के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, 45 डिग्री ओब्लिक व्यू देखने को मिलेगा। ठीक है जी। चलिए, तो हमने क्या बोला कि भाई हिप जॉइंट को देखने में ये काम कर रहा है। कौन सा व्यू? जुडेट व्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेल्विस। जुडेट व्यू किसको देखने में काम करते हैं? पेल्विस के अंदर विजुअलाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। क्या देखने को मिलेगा हमको? एसिटाब्यूलम। ये एसिटाब्यूलम क्या है? सॉकेट ऑफ हिप जॉइंट बोन कह सकते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर ओब्लिक एंगल कितना रहेगा? 45 डिग्री ओब्लिक एंगल हमको देखने को मिलेगा। दूसरे ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो शोल्डर जॉइंट के लिए तो हम क्या करते हैं, शोल्डर जॉइंट के लिए हम करते हैं लेटरल व्यू करते हैं, है ना जी। नी जॉइंट के लिए हम करते हैं स्काईलाइन व्यू। और रिस्ट जॉइंट के लिए भी हम क्या करते हैं? लेटरल व्यू करते हैं, लेटरल व्यू, है ना जी। तो ये व्यूज़ हैं, ये इन पे बड़ा ही क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आया है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, शार्प वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन विच कलर कोडेड कंटेनर एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल। कि भाई बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल के हिसाब से आपको शार्प वेस्ट कौन से कलर कोडेड कंटेनर के अंदर डालने चाहिए? रेड, येलो, वाइट और ब्लू। सारे ऑप्शंस को एक एक बार देखते हैं। हमको पता है रेड के अंदर हम क्या डालेंगे? कंटैमिनेटेड। रेड के अंदर हम क्या डाल देंगे? कंटैमिनेटेड मतलब गंदा। ठीक है जी। कंटैमिनेटेड वेस्ट डाल देंगे, जो कि कैसा होना चाहिए? नॉन शार्प होना चाहिए, जो शार्प ना हो वो सारे हम डालेंगे रेड कलर के कंटेनर के अंदर। येलो की अगर हम बात करें, येलो के अंदर जाएगा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। और क्या जाएगा? एक्सपायर्ड मेडिसिन, है ना जी। वाइट के अंदर क्या जाएंगे? शार्प वेस्ट जाएंगे, शार्प वेस्ट। ये शार्प वेस्ट क्या होता है? ये शार्प वेस्ट हो सकता है या तो नीडल हो सकती है, या फिर स्कैल्पर हो सकता है ना जी। तो ये शार्प चीज़ें सारी कहाँ जाएगी? वाइट कलर के कंटेनर के अंदर जाएगी। वहीं अगर ब्लू की हम बात करें तो ब्लू के अंदर तो क्या जाएगा? ब्लू के अंदर
जितनी भी ब्रोकन ग्लासवेयर होता है वो सब किसके अंदर जाएगा, ब्लू के अंदर। तो ब्लू के अंदर कौन जाएगा, ब्रोकन ग्लासवेयर। ठीक है जी। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि भाई शार्प ऑब्जेक्ट्स कौन से कलर कोडेड कंटेनर के अंदर जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा वाइट कलर कोडेड कंटेनर के अंदर आपका शार्प वेस्ट जाएगा। अच्छा, ये जो वाइट कलर का कंटेनर होता है ये आपका होना चाहिए ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा ही दिखना चाहिए उसके अंदर से, पूरा ही ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए। प्लस आपका ये जो कंटेनर है ये कैसा होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए। प्लस आपका ये जो कंटेनर है ये कह सकते हैं हम क्या होना चाहिए, एक तो लीक प्रूफ होना चाहिए, एक होना चाहिए कि वो फटना नहीं चाहिए, तो उसको कह सकते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग कंटेनर होना चाहिए। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग कंटेनर होना चाहिए। ठीक है जी। तो शार्प वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल के हिसाब से वाइट कलर के कंटेनर के अंदर जाना चाहिए। ठीक है जी, इतना सबको समझ में आया होगा। और ये भी आपको याद रखना है कि रेड के अंदर कंटामिनेटेड वेस्ट जाएगा जो कि नॉन शार्प होगा, प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है। येलो के अंदर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जाएगा या फिर एक्सपायर्ड जो मेडिसिन होती है वो येलो कंटेनर के अंदर जाएगी। वाइट के अंदर शार्प मटेरियल जाएगा जैसे कि नीडल, स्कैल्पर, ऐसी चीज़ें जो होती हैं। ब्लू के अंदर ब्रोकन ग्लासवेयर जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एमरजेंसी ड्रग। इन चारों में से कोई एक है जो कि एमरजेंसी ड्रग नहीं है। एपिनेफ्रिन, डेक्सामीथेजोन, या तो एट्रोपिन या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन। इन चारों में से जो एमरजेंसी ड्रग नहीं है वो है डेक्सामीथेसोन। ये जो डेक्सामीथेसोन है ये क्या है, ये आपके कह सकते हैं लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। स्टेरॉइड डेक्सामीथेसोन क्या है, लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ये किस में हेल्प करेगी, फिटल कंडीशन या फिर कह सकते हैं डेंजरस कंडीशन, कार्डियक अरेस्ट के अंदर हम किसको यूज़ करते हैं, डेक्सामीथेसोन को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो कह सकते हैं कि भाई डेंजरस कंडीशन यूज टू क्योर कंडीशन लाइक कार्डियक अरेस्ट। ये इमरजेंसी पिल नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा, कार्डियक अरेस्ट है ना जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अप्रॉक्स फीटल रेडिएशन डोज ड्यूरिंग 10 to 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एज। गेस्टेशन एज के 10 से 24वें हफ्ते तक फेटल रेडिएशन डोज मिनिमम या अप्रॉक्स कह सकते हैं कितना होना चाहिए, देखते हैं। 0.5 MSV, 1 MSV या फिर 1.5 MSV या फिर 0 MSV। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 0.5 MSV, दैट इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन। देखिए फिटल रेडिएशन डोज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरीके का रेडियोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है, रेडियोलॉजिकल क्या है, प्रोसेस है ना जी। रेडियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ये रेडिएशन लगभग इतनी ही फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब क्योंकि हम ये फीटस के ऊपर कर रहे हैं, बच्चे के ऊपर कर रहे हैं जो कि अभी पेट के अंदर है, तो ये रेडिएशन उस बच्चे को ज़्यादा हार्म नहीं कर रही है। तो ये जो रेडिएशन है ये इतनी ही फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। प्लस ये जो रेडिएशन है ये इज़ नॉट हार्मफुल, दिस काइंड ऑफ रेडिएशन
radiation is not very harmful for the fetus. फीटस के लिए ये रेडिएशन जो है ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। ठीक है जी, कितनी होनी चाहिए? 0.5 MSV तक ही होनी चाहिए। कब तक? 10 से 24वें हफ्ते तक ऑफ गेस्टेशन एज। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इन द एक्सरे ट्यूब इज। एक्सरे ट्यूब के अंदर जितनी भी रेडिएशन प्रोड्यूस होती है वो कौन सी रेडिएशन होती है? चलिए देखते हैं। ब्रैमस्टर लंग रेडिएशन, कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट या फिर कोहेरेंट स्कैटरिंग। इनके अंदर जो एक्सरे रेडिएशन, जो एक्सरे ट्यूब के अंदर जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है वो कौन सी रेडिएशन होती है? ब्रैमस्टर लंग रेडिएशन होती है। ठीक है जी। ये रेडिएशन कब प्रोड्यूस होगी? इट इज़ produced when high speed electron interacts with एनोड से जब हमारे हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे, तब कौन सी रेडिएशन का प्रोडक्शन होगा? ब्रैमस्टर लंग रेडिएशन का प्रोडक्शन होगा। ये जो रेडिएशन है ये आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, अप्रोक्स 70 MVP इतनी होनी चाहिए ये आपकी रेडिएशन, तभी आपकी एक्सरे ट्यूब के अंदर ये ब्रैमस्टर लंग रेडिएशन हमको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। मैं खुद तो नहीं पढ़ रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ फोकस रखिएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, द मेन कंपोनेंट ऑफ रेडियोलॉजिकल नॉइस इज। रेडियोलॉजिकल नॉइस का मेन कंपोनेंट क्या है? रेडियोलॉजिकल नॉइस सबसे पहले तो हम समझते हैं रेडियोलॉजिकल नॉइस क्या होती है कि भाई कोई भी हम रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर कर रहे हैं उसके अंदर जो इमेज के अंदर डिस्टरबेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियोलॉजिकल नॉइस। तो इमेज के अंदर जो भी रैंडम वेरिएशन हो रहा है, रैंडम वेरिएशन हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है? इमेज के अंदर हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? इमेज की डेंसिटी कम हो रही है। ठीक है ना? उससे क्या हो रहा है? डिग्रेड इन इमेज डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है ना जी, जिससे कि इमेज की शार्पनेस जो होगी वो भी क्या हो जाएगी? कम कर जाएगी। तो इससे कह सकते हैं इमेज का एक्सपोजर क्या कर जाएगा? कम कर जाएगा। ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियोग्राफिक नॉइस बोलते हैं। ठीक है जी। बात करते हैं ऑप्शंस की। स्ट्रक्चर मॉडल, नो रैंडम मॉडल, नो क्वांटम मॉडल। जो रेडियोग्राफिक नॉइस के अंदर मेन कंपोनेंट है ना कि ये रेडियोलॉजिकल नॉइस कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कैसे उत्पन्न हो रही है, उसका मेन कारण कौन है? क्वांटम मॉडल। ये क्वांटम मॉडल क्या है? इसके अंदर रेडिएशंस के अंदर एक ऐसी चीज़ आ जाती है, कह सकते हैं एक ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है ये, जिसकी वजह से क्या होता है? इमेज डेंसिटी कम हो जाती है और एक्सपोजर उसका कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका कारण कौन बन गया? क्वांटम मॉडल बन गया। क्वांटम देखिए, वर्ड से ही देखिए, क्वांटम का मतलब क्या होता है? पैकेट्स ऑफ लाइट, जिसको हम क्वांटा बोलते हैं। ठीक है जी। अगर इसको हम थोड़ा आसान भाषा के अंदर समझें तो हमारी जो एक्सरे है, एक्सरे किसी चीज़ पर इंसिडेंट हो रही है। मान लीजिए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे ये एक्सरे क्या कर रही है? इंसिडेंट कर रही है ना जी। अब ये रेज जो है, इसके अंदर रेज, कोई भी रेज होती है, ये कैसे ट्रांसमिट होती है? स्मॉल पैकेट्स के अंदर ट्रांसफ़र होती है। उन स्मॉल पैकेट्स को हमने क्या बोला है? क्वांटा बोला है। इसके अंदर जो स्मॉल पैकेट्स प्रेजेंट रहेंगे
उनको हमने क्या बोला है, क्वांटा बोला है। तो क्वांटा का क्या होता है ना, अलग अलग हर जगह इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका मैं एक्सरे करा रही हूँ, तो यहाँ पर रेज अलग पड़ेगी, यहाँ पे अलग पड़ेगी, यहाँ पे अलग पड़ेगी। अलग अलग पढ़ने के बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी, जो टकराएगी वो अलग फ्रीक्वेंसी से जाएगी, जो अलग जाएगी वो अलग फ्रीक्वेंसी से जाएगी। तो इसके अंदर किसी भी तरीके का रैंडम वेरिएशन आ जाना, क्वांटा जो है यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, अलग तरीके से पहुँचा, कुछ किसी को टकरा के पहुँच गया, तो उससे क्या हुआ, उससे हुआ क्या, उससे एक रैंडम वेरिएशन आया, जिससे क्या हुआ, इमेज की डेंसिटी कम हो गई, है ना जी। तो इस क्वांटा के अंदर क्या आ जाना, वेरिएशन आना, इस वेरिएशन को हमने क्या बोला है, क्वांटम, या फिर क्या कहा है, क्वांटम मॉडल बोला है। क्या बोला है, क्वांटम मॉडल, क्वांटम मॉडल, है ना जी। तो रेडियोलॉजिकल या फिर रेडियोग्राफिक नॉइस का कारण कौन है, क्वांटम मॉडल। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाट इंस्ट्रक्शंस टू गिव द पेशेंट आफ्टर अ बेरियम मील। बेरियम मील के बाद एक पेशेंट को हमको क्या गाइडेंस देनी चाहिए, क्या इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। ठीक है जी, डोंट ड्रिंक फ्लूइड फॉर 8 आवर्स, डोंट मॉनिटर योर बोल मोमेंट्स, ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर नथिंग। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, तो ये तो होगा नहीं। बेरियम मील के बाद हमको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, आफ्टर बेरियम मील या फिर पोस्ट बेरियम मील। पोस्ट बेरियम मील मतलब बेरियम मील के बाद हमको बोला जाता है कि भाई आपको एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर पीना है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर हमको पीना है, प्लस हमको मॉनिटर करना है। मॉनिटर किसको करेंगे हम, हमारे बाउल मूवमेंट्स को। बाउल मूवमेंट्स को क्या करना है, मूवमेंट्स को क्या करना है, मॉनिटर करना है। तो क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, ऑब्वियसली ड्रिंक एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। ये हमको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बेरियम मील के बाद। ठीक है जी, पेन एंड पेपर साथ में लेके बैठिएगा, ताकि उससे क्या होगा, क्लास का क्लास में ही लर्न हो जाए। एक दिन का अगर आप 10 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, तो हर दिन 10 क्वेश्चन करके भी कितने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, और क्लास का आप क्लास में ही लर्न कर लेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट है। तो पेन पेपर एंड फोकस लेके ज़रूर बैठिएगा। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, गुड एंड यूनिफॉर्म कंप्रेशन ऑफ द ब्रेस्ट इन द मैमोग्राफी इज टू। कि भाई मैमोग्राफी के अंदर हम गुड एंड यूनिफॉर्म कंप्रेशन कर रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, इमोबिलाइज द ब्रेस्ट। इमोबिलाइज का मतलब है उसमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं हो रहा है। डिक्रीज स्कैटर रिडक्शन, रिडक्शन है ये, नहीं रेडिएशन है, रेडिएशन, ये बच्चों रेडिएशन है। ओके, स्कैटर रेडिएशन के अंदर डिक्रीज हो जाएगा, या फिर डिक्रीज जियोमेट्रिक अनशार्पनेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो बच्चों के इसमें हमसे पूछा है कि ब्रेस्ट को जब हम यूनिफॉर्मली और गुडली क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। कंप्रेशन के बाद हमको जो इमेज दिखेगी वो कैसी दिखेगी, शार्प दिखेगी एंड कॉन्ट्रास्ट दिखेगी। तो इसका आंसर तो होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, समझते हैं। इमोबिलाइज द ब्रेस्ट, इमोबिलाइज द ब्रेस्ट का मतलब है कि भाई हमने प्रिवेंट कर दिया है, प्रिवेंट कर दिया है किसी भी तरीके के मूवमेंट को। मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अब मूवमेंट नहीं होगी तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि रेडियोलॉजिकल या फिर रेडियोग्राफिक नॉइस भी क्या होगी, कम क्रिएट होगी, जिससे कि इमेज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब रेडियोग्राफिक नॉइस कम होगी तो इमेज डेंसिटी ज़्यादा ही होगी। नेक्स्ट, डिक्रीज स्कैटर रेडिएशन। जब हम किसी चीज़ का मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो फोटोन आएगा, टकराएगा, और वो जब एक्सरे के अंदर हमको शो करेगा उससे क्या होगा, एकदम क्लियर इमेज दिखेगी। तो डिक्रीज स्कैटर रेडिएशन,
मतलब उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी। इसकी स्कैटरिंग अगर कम होगी तो हमको इमेज कैसी दिखेगी, इमेज एकदम दिखेगी हमको शार्प दिखेगी, है ना जी। डिक्रीज इन ज्योमेट्रिक शार्पनेस, ये समझिए बेटा, ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस का क्या मतलब है, जब हमने किसी चीज़ को कंप्रेस किया है, कंप्रेस करने के बाद क्या हुआ है, कंप्रेस करने के बाद देखिए आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट और रेडिएशन का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। मतलब अगर मैंने किसी चीज़ को दबाया है ऐसे, तो अब जो मेरे पास रेज आ रही है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे पिचका दिया है, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। तो ऑब्जेक्ट और जो हमारा टारगेट है या फिर एक्स रे है, उसका डिस्टेंस क्या हो गया है, कम हो गया है। अब ये डिस्टेंस कम हुआ है तो हमारी एक्स रेज जो होगी, जो हम एक्स रे हमको देखने को मिलेगा, वो कैसा मिलेगा, शार्प दिखेगा, एकदम कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। तो आफ्टर कंप्रेशन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट और हमारा जो एक्स रे है उसकी क्या हो गई, डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। उससे क्या हुआ कि हमारी इमेज क्या दिखेगी, शार्प दिखेगी, कॉन्ट्रास्ट दिखेगी। इसलिए हमने बोला है सभी बहुत ही ज़रूरी है। मेमोग्राफी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को कंप्रेस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगा, किसी भी तरीके की रेडियोग्राफिक नॉइस प्रोड्यूस नहीं होगी, तो हमको इमेज कैसी दिखेगी, शार्प दिखेगी प्लस कॉन्ट्रास्ट दिखेगी। कैसी दिखेगी, कॉन्ट्रास्ट दिखेगी, है ना जी। इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, बेस्ट डायग्नोसिस ऑफ पेनक्रियाटिक कैंसर हेड इज बाय। ये हेड पेनक्रियाटिक कैंसर एक पेनक्रियाटिक कैंसर का टाइप होता है, तो उसका बेस्ट डायग्नोसिस जो हम कर सकते हैं वो किससे कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, ERCP, CT स्कैन या फिर एंजियोग्राफी। तो इसका आंसर होगा CT स्कैन। CT स्कैन जो है इसका बेस्ट डायग्नोसिस है, ठीक है जी। कंप्यूटेड टोपोग्राफी इसका फुल फॉर्म है, और ये बेस्ट डायग्नोसिस है किसके लिए, पेनक्रियाटिक कैंसर के लिए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा एंड क्लास में ही लर्न हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है जी। मिलते हैं अगले सेशन में 10 क्वेश्चंस के साथ, और तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।